जब आपकी पढ़ाई यहाँ हुई थी, वो जो अटैचमेंट आपके इंस्टीट्यूट के साथ थी, उसके अनुरूप आपने VNIT को बहुत उदार अंतःकरण से बहुत मदद की है। इसलिए मैं पूरे एल्यूमिनी एसोसिएशन के मेंबर्स को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। शशिकांत जी ने बताया आप बहुत विद्वान और बड़े इंजीनियर हैं। मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ। मैं 75 में जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लाई थी तो मैं HSC में था, पर मैं उसी समय इमरजेंसी के खिलाफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया और मुझे 52% ही मार्क मिले और साइंस ग्रुप में 49.26% मिला। तो 50% के ऊपर चाहिए थी। मेरे घर के लोगों की भी बहुत इच्छा थी, पर मैं इंजीनियर नहीं बन पाया। अभी मुझे 8 डिलीट्स मिली है, पर मैं अभी भी डॉक्टरेट नहीं लगा था, डॉक्टर लगा था नहीं, क्योंकि मैं इतना विद्वान नहीं हूँ। एक बात जरूरी है कि हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है और विशेष रूप से ये जो प्रगति हो रही है इसमें ट्रेन इंजीनियरिंग मैन पावर, जो यंग टैलेंटेड मैन पावर है, विच इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो भारत के पास है, और हमारे स्टार्टअप का, हमारे रिसर्च करने वालों का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदुस्तान में अगर आत्मनिर्भर भारत और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर बनानी है तो सबसे पहले वी नीड टू रिड्यूस आवर इंपोर्ट्स एंड इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स। और एक बहुत पोटेंशियल का फील्ड है। मैं इसमें से एक फील्ड पे काम करता हूँ, वो है ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, और वो मेरे पास ही डिपार्टमेंट है जिसमें हमारे देश में बहुत बड़े प्रमाण पर फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होती है और उसके कारण प्रदूषण भी होता है। बड़े प्रमाण पर हमने इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो LNG, बायो CNG, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन पे काम शुरू किया। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, अमेरिका में गाड़ी ऑलरेडी है, वो टोयोटा कंपनी की, जिसका नाम है मिराई। मिराई का जापानी अर्थ होता है फ्यूचर। द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री। दूसरी गाड़ी है फ्लेक्स इंजन पर, टोयोटा की है, इनोवा। वो 100% बायो इथेनॉल पर है और 60% बिजली तैयार करती है, बहुत अच्छी है। और पेट्रोल के एवरेज के तुलना में अगर हिसाब लगाया तो 25 रुपये लीटर पेट्रोल का भाव होगा। फिर इलेक्ट्रिक तो बहुत पॉपुलर हो गई है। मैडम उज्ज्वल ऋषि जी है यहाँ, ARI में डायरेक्टर थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम वहाँ किया। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि 2 व्हीलर हीरो, बजाज, TVS फ्लेक्स इंजन में इनके भी अवेलेबल हो गए। ऑटो रिक्शा भी बन गई। अभी सुजुकी और टोयोटा की गाड़ियाँ भी आएगी। और इंडियन ऑयल ने 400 पेट्रोल पंप, इथेनॉल पंप देश में खुलने के बारे में कहा है। हम बाम्बू से भी इथेनॉल बना रहे हैं। नुमालीगढ़ में जो है, जहाँ बाम्बू नॉर्थ ईस्ट में बहुत है, और वहाँ से बाम्बू से इथेनॉल बनाकर अभी मैंने उनको सुझाव दिया है कि नुमालीगढ़ से बांग्लादेश पाइपलाइन है, उसमें पेट्रोल डीजल जाता है, तो आप 20% पेट्रोल में इथेनॉल डालकर बांग्लादेश भेज दो, उनका पेट्रोल भी सस्ता होगा। और विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट में ये जो युवा है उनको बाम्बू ग्रास है, बाम्बू को पहले काटने के लिए परमिशन लगती थी। मैं 2-3 साल केंद्र सरकार में मंत्री में बहुत कोशिश करता था, हुआ नहीं। तो एक बार प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा कि आप एक बार मीटिंग बुलाइए, और मीटिंग बुलाने के बाद, मीटिंग शुरू होने के पहले मैंने कहा मुझे 2-3 बातों का केवल थोड़ी सी बात इनको मैं पूछता हूँ, फिर आप मीटिंग आगे चलाइए। फॉरेस्ट सेक्रेटरी को मैंने पूछा कि बाम्बू ग्रास है कि प्लांट है, तो उन्होंने कहा ग्रास है। मैंने उनको पूछा कि ग्रास को काटने के लिए आपके कायदे में कोई प्रोहिबिशन है क्या? बोले नहीं है। फिर बाम्बू ग्रास है तो उसको काटने के लिए आपको टीपी क्यों लगती है, आप क्यों उसको रोकते हो? चुप बैठ गए। तो मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि ये इनका अधिकार भी नहीं है, फिर भी ये बाम्बू काटने नहीं थे, और ये फॉरेस्ट वाले जो है ये हमारी डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। मीटिंग खत्म हो गई, प्रधानमंत्री ने कहा कि 8 दिन के अंदर नोटिफिकेशन निकाल के लाओ, और अब बाम्बू ग्रास हो गया। तो बाम्बू काटने के लिए कोई परमिशन नहीं लगती। हमारे यहाँ बाम्बू में काफ़ी काम हुआ है। VNIT के स्टूडेंट थे सुनील जोशी, उसने भी काफ़ी काम किया, पेशवे जी को भी पता है। अभी बाम्बू का क्रैश बैरियर हमने लगाया, ये यही चंद्रपुर बरोड़ा रोड पर भी लगा है। बड़े प्रमाण पर बाम्बू का उपयोग हो रहा है। मैं आपको एक ही कहूँगा कि अब हमारे यहाँ कोयला है तो मिथेनॉल तैयार हो रहा है। अभी मिथेनॉल 22 रुपये लीटर है, और अभी मैंने बंगलोर में 6 महीने पहले अशोक लेलैंड का ट्रक 100% मिथेनॉल पर लॉन्च किया, और कर्नाटक स्टेट कॉरपोरेशन ने 15% मिथेनॉल डालकर डीजल में, वो भी सक्सेसफुली हुआ। हमारे यहाँ वेस्टर्न कोलफील्ड है, लो क्वालिटी कोल है, मिथेनॉल, DME जो अमेरिका में LPG में डालते हैं 30-40% तक, और अमोनियम नाइट्रेट जो माइनिंग में लगता है, वो सब यहाँ बन सकता है। भद्रावती में हमारे पास जो जंगल है ताड़ोबा का, उसके अंदर में भी
गैस मिला हुआ है, तो नेचुरल गैस वहाँ से निकल सकता है। मुझे लगता है VNIT का ही नहीं, LIT का अभी एक स्टूडेंट है, वो हाइड्रोकार्बन का डायरेक्टर है। तो नेचुरली अभी इस समय ये जो 16 लाख करोड़ का जो इम्पोर्ट है, इसको आने वाले समय में हम ऊर्जा को आयात करने वाले के बजाय हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनना चाहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइजर में हमारा मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, और अमेरिका में काफ़ी एक्सपोर्ट होता है उनका प्रोडक्शन, और वो हाइड्रोजन की कीमत ज़्यादा है। मैंने सबको ये कहा है कि $1 पर kg हाइड्रोजन होना चाहिए। तो अभी काफ़ी रिसर्च हो रहा है, जैसे बायोमास से, बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन से फिर हाइड्रोजन निकाल रहे, काफ़ी कुछ प्रयोग हुए। हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात हुई कि स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहा है, रिसर्च बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तो एक हमारे यहाँ मैं भी प्रयोग करते रहता हूँ, लेबोरेटरी और सब, मुझे भी एक इंटरेस्ट है। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड से इथेनॉल बनाया, उसका प्लांट 15,000 लीटर का शायद आजकल में हमारे यहाँ शुरू होगा ट्रायल प्लांट। ये जो स्टार्टअप है, इनके रिसर्च बहुत अच्छे हैं, और जिसके कारण अलग अलग फील्ड में ह्यूज पोटेंशियल है इंडिया को। पूरे दुनिया में जो देश सबसे ज़्यादा जिनसे माल लेते थे, अब बाकी देश उनसे ज़्यादा डील करना नहीं चाहते, और इसलिए इंडिया की तरफ सब देख रहे हैं। और इसलिए रूरल, ट्राइबल और एग्रीकल्चर, यहाँ हमारा GDP ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन केवल 12% है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 20 to 24% है, और सर्विस 52 to 54% है। हमारा प्रयास है कि एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल जो इकोनॉमी है, उसमें जल, जमीन, जंगल और जानवर के आधारित ऐसी हम नीति बनाएं, टेक्नोलॉजी बनाएं कि जिससे हमारा गांव समृद्ध बनेंगे, जिसमें आपका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं कि कोई भी प्रोजेक्ट में प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। बहुत बार लोग खूब रिसर्च करते हैं। मैं मजाक में कहता हूँ कि कल गोबर से सोना बनाया और आपके कॉस्टिंग आती है 1 लाख रुपए पर तोला, तो कौन लेगा? तो जब तक इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं होगी, देन देयर इज नो मीनिंग टू टेक्नोलॉजी। आप वो कितनी भी अच्छी हो, इकोनॉमिक वायबिलिटी के बिना नहीं हो पाएगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इसमें आपको देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल प्राइस क्या है और इंडियन प्राइस क्या है। मुझे लगता है कि बहुत बड़े चेंजेस हो रहे हैं हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन बनाने के बहुत लोग काम करें, पर हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन में अभी बहुत दिक्कतें हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रोजन मिशन के अंदर ग्रीन हाइड्रोजन को भी प्रायोरिटी दें, और ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसको फिलिंग करने में बहुत बड़ा हमको स्टेशन बनाने में उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, जिससे इकोनॉमिक वायबिलिटी चली जाती है। मैं आपको और एक बात बताऊंगा, आप में से कोई इंटरेस्टेड होंगे। मैं दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ। अभी मैं स्कोडा के फैक्ट्री में प्राग में गया था, चेकोस्लोवाकिया में, तो 3 बसें जोड़कर जो चलती है दिल्ली से जयपुर। अभी टाटा के MD जो है वाक करके उनके साथ एक दिनों से काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही वायबल होगा, यानी एग्जिस्टिंग टिकट रेट 30% कम करके, और दिल्ली टू जयपुर केवल 2 घंटे में हो जाएगा, और उसके साथ सब प्रकार की हवाई जहाज में जैसे फैसिलिटी है वो मिलेगी। हम लोग कोशिश करें। अभी इलेक्ट्रिक ट्रक लोगों ने बनाया, अभी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी, वो भी मेरे डिपार्टमेंट में बेंगलोर में मैंने उसका इनॉग्रेशन किया। काफ़ी मशीनरी इलेक्ट्रिक पर, हाइड्रोजन पर आई, बड़े प्रमाण पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और इसमें भारत में बहुत पोटेंशियल है। JCB कंपनी है इनके, इसको मैंने कहा था कि आप बायो CNG पर JCB तैयार करें। उन्होंने एक हाइब्रिड तैयार किया, तो उनको 1000 पीसेस का ऑर्डर रशिया में मिला। अभी JCB ने हाइड्रोजन पर भी JCB बनाया। तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में भी काफ़ी पोटेंशियल है, और उसका ग्रोथ अभी वो इंडस्ट्री करीब 28% पिछले साल की तुलना में बढ़ गई, क्योंकि काम बहुत हो रहा है। तो हिंदुस्तान की जो प्रगति और विकास है उसमें विशेष रूप से आप लोग जो बाहर में हैं उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। वैसे आपको भी फायदे की बात बता दूं, मैं इतने काम करता हूं क्योंकि मेरा फाइनेंशियल मॉडल बहुत अच्छा है। मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं जो बोलता हूं वो सब काम होते हैं, और पैसा ऐसा ऊपर से इतना गिरता है कि हम उठा नहीं सकते। अभी मैं इनविट मॉडल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मैंने बॉन्ड्स लॉन्च किया था, तो 7 दिन का टाइम था, और 7 दिन में वो क्लोज होने वाला था बॉन्ड इशू, और मैं जाने वाला था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहले दिन 7 घंटे में ही 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो वो मैं दौड़ते हुए गया, वो मेंबर फाइनेंस हमारा डर गया, बोले इतना पैसा वापस कैसे करूँ, वो तो आ ही रहा है। मैं जाके फिर वहाँ बेल बजाकर उसको क्लोज किया। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी इज नॉट ए प्रॉब्लम, द पॉजिटिव विल, हाउ टू गेट इट डन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच कंट्री नीड्स। ट्रांसपेरेंसी, टाइम बाउंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड करप्शन फ्री सिस्टम। मुझे लगता है कि अब देश में काफ़ी बड़े प्रमाण में परिवर्तन हुआ है, और निश्चित रूप से मैं मजाक में कहता था जब मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया, आपको याद होगा धीरू भाई अम्बानी उस समय थे, मैंने उनका टेंडर रिजेक्ट किया था, और उस समय का 3600 करोड़ का काम
यानी 40,000 करोड़ आज के, हमने 1600 करोड़ में किया, यानी 20,000 करोड़ की आज की बचत हुई। तो स्वाभाविक रूप से मुझे, जब हमारे पास 5 करोड़ ही थे, तो मैं देवरली बांद्रा सीलिंग 55 फ्लाईओवर से सब प्रोजेक्ट की घोषणा करके काम करने के पीछे लगा था और पब्लिक मार्केट से पैसे उठाने की बात की थी। मुझे एक बार पत्रकारों ने पूछा कि आपके पास कितने पैसे हैं? 5 करोड़ रुपए। तो बोले आप कुछ भी बोलेंगे और उन्हें लिखना चाहिए, ऐसी जरूरी है क्या? बोला नहीं, आपको उचित लगे तो लिखिए। तब मैंने एक बात उनको कही थी, आपके पास क्या है? मैंने उनको कहा था, इफ देयर इज अ व्हील देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो व्हील देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमेटी, सब कमेटी और रिसर्च ग्रुप। ये परोली जी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं ये सरकार में यही होता है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास पड़ा ठंडा वाले काम। सो फाइनेंशियल ऑडिट इज इंपॉर्टेंट, बट परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। अब देश बदल रहा है, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी ड्रीवन जो है, जो स्टार्टअप है, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और VNIT का भी रिसर्च में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर पडोली जी के इसमें बहुत अच्छा काम करो। अभी पेशवे जी बैठे, मैं इनको कहने वाला था कि चाइना ने छोटे छोटे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट खूब तैयार किए। तो मैं इनको कहा कि इनको, पेशवे जी को कहता हूँ कि आप चाइना जाओ, एक एक इक्विपमेंट सब लाओ और यहाँ रिसर्च करके एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करने के लिए अच्छे क्वालिटी के सस्ते इक्विपमेंट अगर हम बड़े प्रमाण पर तैयार करते हैं तो बहुत बड़ा फायदा होगा। तो आप सब लोगों का VNIT को बहुत पॉजिटिव अप्रोच में एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और बाकी तो है ही, आप सबका जो सपोर्ट है इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपका ऐसा ही सपोर्ट रहेगा तो VNIT और वर्ल्ड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में अच्छे ऊपर के नंबर पर निश्चित रूप से जाएगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू नितिन गडकरी जी।